बता दें, नई रणनीति के साथ मैदान में बीजेपी उतरेगी। चुनाव के लिहाज से यूपी को 7 भागों में बांटेगी। सभी भागों के अलग अलग प्रभारी इसमें नियुक्त होंगे। वही वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बनाया जाएगा प्रभारी। आपको बता दें कि सभी को 11 से 12 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिलेगी। एक पर्यवेक्षक, 2 उप पर्यवेक्षक भी इसमें शामिल होंगे। पर्यवेक्षक सीधे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से बड़ा प्लान यहां पर बीजेपी बना रही है। आपको बता दें कि सभी को 11 से 12 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, यहां पर अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। यहां पर पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे। किस तरीके से पूरी रणनीति रहेगी बीजेपी की, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन और इलेक्शन के मूड में चल रही है। अभी भी आपने देखा होगा कि 30 मई से 30 जून के बीच में 1 महीने का विशेष अभियान चला, जिसमें आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन के जो बड़े नेता हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के, वो इस अभियान में शामिल हुए। बड़े पैमाने पर जनसभाएं हुई। अब चूंकि ये अभियान खत्म होने जा रहा है, आज अंतिम दिन है, तो बीजेपी 2024 के लिए एक रणनीति के तहत पूरे प्रदेश पर फोकस करेगी। चूंकि कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस कर रही है, क्योंकि चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर 2019 का, दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यही एक वजह है कि इस बार भी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का खासा फोकस है। उत्तर प्रदेश को 7 भागों में बांटकर 7 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे और इन 7 प्रभारियों को अलग अलग लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि एक प्रभारी के अंडर में करीब 10 से 11 सीटें आएंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7 भागों में पर्यवेक्षक और उप पर्यवेक्षक होंगे। एक पर्यवेक्षक और 2 उप पर्यवेक्षक होंगे जो सीधे केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी, वो भी इन्हीं प्रभारियों के रिकमेंडेशन पर होंगी। मतलब हम सीधे तौर पर देखें तो एक रणनीति बनाई जा रही है। 2024 के लिए वो सीटें महत्वपूर्ण होंगी जो 2014 या 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, उनको दोबारा से कैसे अपनी झोली में लाया जाए, उसको लेकर कहीं न कहीं एक रणनीति बनाई जाएगी। उसके अलावा उन सीटों पर भी फोकस है जो सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 या 2019 के चुनाव में नहीं जीत सकी। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एक कोशिश होगी कि इन 7 प्रभारियों के जरिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बेहतर परफॉर्म किया जाए। केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं या जो रैलियां हैं, वो इस हिसाब से लगाई जाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी का मैसेज पहुंच सके। हालांकि इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी 2024 के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। बिल्कुल, और 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर फोकस साफ तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि इन 14 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यहां पर जो बीजेपी का फोकस है इसके, वो 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। अब इसके तहत लगातार आगे कर रही है, लेकिन जिस तरीके की रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाया जा रहा है कि कितना कारगर साबित होगा, इसके बारे में कितनी उम्मीद जताई जाए और किस तरीके से ये जो प्रभारी है वो काम करते नजर आएंगे, पर्यवेक्षक किस तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2014 के अगर हम चुनाव को देखें तो बीजेपी के पास और उसके जो सहयोगी दल अपना दल है उसके पास मिलाकर 73 सीटें थीं, लेकिन 2019 आते आते ये सीटें 64 हो गई। हालांकि 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तो अब बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 66 है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी 14 सीटों पर भी फोकस है जिन पर भारतीय जनता पार्टी 2014 में परफॉर्मेंस नहीं कर सकी, या फिर 2014 में तो जीती लेकिन 2019 आते आते वो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते से हट गई, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं बीजेपी ध्यान में रख रही है, उस हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जो पर्यवेक्षक होंगे वो लगातार कहीं न कहीं इन अपनी जो उनकी सीटें मिलेंगी उन सीटों के हिसाब से रणनीति तय करेंगे, वहां पर कार्यक्रम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाएंगे, वहां पर केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं उनको निर्धारित करेंगे कि कौन दौरा कहां कराया
लाया जाए, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं चीजें चलेंगी। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बेहतर परफॉर्म कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से कैसे निकाली जाए, उसके लिए क्या रणनीति हो, जो नेता ऐसे हैं जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनके स्थान पर दूसरे नए प्रत्याशी उतारे जाएं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी रणनीति के तहत कर रही है और कोशिश भी यही है कि 2024 में सभी सीटों पर फोकस किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से निकालकर केंद्र में दोबारा सत्ता हासिल करने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी रही है, उसको इस बार भी कोशिश करके चरितार्थ किया जाए। बिल्कुल ऐसे, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव हुए थे जब आजमगढ़ और रामपुर में, तो उस वक्त बीजेपी को जीत मिली थी और यही वजह है कि बीजेपी को कॉन्फिडेंस भी है कि अगर काम बीजेपी के द्वारा किया जाएगा तो जीत भी उनसे दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब सपा जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बैठक करने वाले हैं। जातीय जनगणना और सामाजिक रथ यात्रा को लेकर ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक में प्रत्याशियों के नाम के चयन चर्चा होगी। 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। गढ़ वाली सीटों पर परिवार के लोगों को ही अखिलेश यादव के द्वारा उतारा जाएगा। आपको बता दें आजमगढ़ में शिवपाल यादव का नाम लगभग तय हो चुका है। कन्नौज से खुद अखिलेश यादव मैदान में उतर सकते हैं। बैठक में सपा यूसीसी को भी मुद्दा बनाएगी और आगे की प्लानिंग इस दौरान बनाई जाएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सपा ने भी कमर कस ली है और यही वजह है कि लगभग तमाम ऐसे जिले जहां पर अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं और बैठकों का दौर भी जारी है, यहां पर बैठक होनी है और बताया ये जा रहा है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर इस बैठक में बातचीत होनी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रत्याशियों के नाम पर भी इसमें चर्चा होगी। हालांकि 2024 के लिए प्रत्याशियों के जो नाम है वो लगभग तय हो चुके हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गढ़ वाली सीटों पर, यानी कि रामपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, कन्नौज हो गया, इन सीटों पर लगभग प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं, जहां अखिलेश यादव अपने ही परिवार के सदस्यों को उतारने वाले हैं। आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव का नाम लगभग तय हो चुका है और अगर कन्नौज की बात कर ली जाए तो अखिलेश यादव खुद यहां से मैदान में उतर सकते हैं। बैठक में सपा यूसीसी को अपना मुद्दा भी बनाएगी। जो लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां यूपी में आईएएस पीसीएस अफसरों के तबादले, आईएएस ब्रिजेश कुमार एसीओ ग्रेटर नोएडा बने हैं। पीसीएस राजेश कुमार सिंह सचिव जीडीए की जिम्मेदारी भी ली है। पीसीएस विनीत कुमार सिंह एडीएम एफआर गोरखपुर बने हैं। पीसीएस अंजनी कुमार सिंह एडीएम सिटी गोरखपुर बने हैं। वहीं पीसीएस मंगलेश दुबे सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर बने हैं। पीसीएस गुलाब चंद्र एडीएम ई मुरादाबाद बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पीसीएस रणविजय सिंह गाजियाबाद के एडीएम बने हैं। पीसीएस संजय कुमार एडीएम एफआर जालौन बनाए गए हैं। पीसीएस गुलाब चंद्र एडीएम एम ई आपको बता दें कि मुरादाबाद बने हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि शुभी काकन एडीएम प्रशासन लखनऊ बने हैं। सिद्धार्थ सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ बनाए गए हैं। राकेश सिंह को एडीएम एफआर लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरुण सिंह को एडीएम बाराबंकी बनाया गया है। तो नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फ्रॉड बिल्डर आरके अरोड़ा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। फ्रॉड बिल्डर आरके अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपको बता दें आरके अरोड़ा पर 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 155 करोड़ एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में 444 करोड़, 40 करोड़ तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करने का आरोप है। खरीदारों के लिए 164 करोड़ किए गए थे डाइवर्ट, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि अब जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फ्रॉड बिल्डर आरके अरोड़ा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें फ्रॉड बिल्डर आरके अरोड़ा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरके अरोड़ा पर 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है, जिसमें 155 करोड़ एक कंपनी में, दूसरी कंपनी में 444 करोड़, 40 करोड़ तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करने का आरोप है। खरीदारों के लिए 164 करोड़ डाइवर्ट भी किए गए हैं।
आपको बता दें कि बायर्स का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया है। सुपरटेक ग्रुप पर दर्ज 26 एफआईआर की जांच अब ईडी के द्वारा की जा रही है। एक के बाद एक 34 कंपनियां ईडी की रडार पर हैं और लगातार इन कंपनियों पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं प्रिया राणा, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रिया, यहाँ पर आरके अरोड़ा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर लगा है और ये जानकारी मिल रही है कि आरके अरोड़ा ने 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब किस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा की मुश्किलें अब रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रॉडबाजी बायर्स के साथ की गई तो अब वो उजागर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, ईडी ने आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद देखिए फ्रॉड बिल्डर आरके अरोड़ा पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लग रहा है, जिसमें आरके अरोड़ा पर 639 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये आरोप लग रहा है, जिसमें कि एक कंपनी से 155 करोड़, साथ ही दूसरी कंपनी से 444 करोड़ दूसरी कंपनी का है, और साथ ही देखिए 40 करोड़ तीसरी कंपनी में मनी ट्रांसफर का आरोप जो है अब आरके अरोड़ा पर लग रहा है। साथ ही देखिए खरीदारों के लिए 164 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी में डाइवर्ट किए गए। वहीं देखिए बायर्स का पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर तो किया गया है, लेकिन जिन बायर्स ने अपने आशियाने को खरीदने के लिए एक मोटी गाड़ी कमाई अपनी दी थी, आखिर वो बायर्स कहाँ जाएंगे अब देखना होगा, क्योंकि ईडी लगातार देखिए पूछताछ कर रही है। जो पहले से 26 एफआईआर दर्ज की थी, तो ईडी उस पर जांच भी करती हुई नजर आ रही है। साथ ही देखिए 34 कंपनियां ईडी की रडार पर है। अब देखना होगा कि आखिर जो बायर्स हैं उनकी जो परेशानियां हैं वो कैसे सॉल्व होती है। क्या इनकी सभी कंपनी या इनका पैसा सरकार के अंडर में जाता है, क्योंकि बायर्स परेशान है। लगभग देखिए 50,000 से ज्यादा बायर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा जो है अपने फ्लैट के लिए दे रखा था एडवांस में। अब देखना होगा कि ईडी या सरकार उसमें क्या कुछ करती हुई नजर आती है। जी चलिए, किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर आपको बताते हैं, जब पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार दी। आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की। गोली लगने से एक ग्रामीण इसमें घायल हो गया है। मुजफ्फरनगर में इंसानियत अब इसको देखते हुए तार तार होती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि वो पति पत्नी तड़पते रहे और लोग वीडियो बनाते रहे। गोली लगने पर तड़पते दंपति को कोई भी बचाने नहीं आया और पुलिस ने हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल भी बरामद कर ली है। थाना भोपा के गाधला गांव का ये पूरा मामला है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब सवालिया निशान उस इंसानियत पर खड़े होते हैं, क्योंकि वहां मौजूद लोगों में किसी ने भी नहीं बचाने कोई आया, और यही नहीं, लोग वीडियो बनाते रहे। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे ले रहे। सचिन, यहाँ पर पहले तो ये पूरा मामला समझाइए, क्या ये पूरा मामला था, आखिरकार क्या कोई वजह रही जो पति ने अपनी पत्नी की इस दौरान हत्या कर दी, उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन इसी के साथ देखिए इंसानियत पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां मौजूद कितने लोग, देखिए तस्वीरों में भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कई लोग वहां मौजूद थे लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया। लेकिन ये लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पति ने पहले पत्नी की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसी बीच जो सवाल खड़े होते हैं वो इंसान की इंसानियत पर खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर लोग मौजूद थे, लेकिन तड़पता देखकर भी किसी ने उनको नहीं बचाया, कोई उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। और हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से इंसानियत तार-तार हुई है, ऐसे में कई बड़े सवाल इस दौरान उठ जाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले इसी तरीके से सामने आए हैं, जहां इसी तरीके से जब सामने हत्या लोगों की जाती है तो कोई भी बचाने नहीं आता है। तो बुलंदशहर से खबर है, जहां पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप है। आपको बता दें कि पुलिस पर युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप। पीड़ित युवक के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। सिंचाई के पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी, दूसरे पक्ष से पैसों को लेकर विवाद हुआ था।
पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसके लिए शिकायत भी की थी। आपको बता दें कि पीड़ित ने पोर्टल पर न्याय की गुहार लगाई है। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव भोपुर का ये पूरा मामला है। तो यहां पर आपको बता दें कि आरोप पुलिस पर लगाया गया है, 3rd डिग्री देने का यहां पर आरोप लगाया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ किया जाता है ये देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से पीड़ित युवक के शरीर पर निशान मिले हैं वो कई सवाले निशान खड़े करते हैं। हालांकि ये वीडियो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंचाई के पैसों को लेकर यहां कहासुनी हुई थी, दूसरे पक्ष से पैसों को लेकर विवाद हुआ था, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि पीड़ित ने अब मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसके लिए शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अब आगे क्या कुछ किया जाता है, वो कौन पुलिसकर्मी थे, ये बड़ा सवाल है। अशोक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अशोक, कौन वो पुलिसकर्मी थे? यहाँ पर ऐसा विवाद हो जाता है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि पुलिस ने 3rd डिग्री उस युवक को दे दिया? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के ये खानपुर थाना क्षेत्र के भोपुर का मामला है कल का, जिस पर सिंचाई के पैसों को लेकर विवाद पाया जा रहा है। डायल 112 पुलिस पहुंचती है, दो पक्षों को अजय आरोप जो लगा रहा है युवक को थाना ले जाया जाता है। इसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है कि पुलिस ने आरोपी से साठगांठ कर मुझे थाने में रखा और थाने में 3rd डिग्री दी गई, जिसमें से आप खुद देख सकते हैं कि इसके निशान हैं, नील पड़ रहे हैं और 3rd डिग्री के, और इसके बाल भी उपाड़ लिए गए, जिसको लेकर वो गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे मुख्यमंत्री से शिकायत करी है आरोपी पुलिस, जितनी भी पुलिस इसमें संलिप्त है। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है पुलिस पर कोई भी इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया जिस आधार पर जाँच की जाए। हालांकि अब देखना होगा कि पीड़ित आज एसएसपी के कार्यालय में जाकर उन लोगों से शिकायत करेगा जो पुलिस कर्मियों ने पीड़ित के साथ में मारपीट की है। हालांकि सीओ का तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये मारपीट का मामला है। पुलिस को पीआरबी डायल 112 पहुंचती है, उसे उठाकर ले जाती है। दोनों पार्टियों को। किस थाने के पुलिसकर्मी ये थे और कितने पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, क्या बताया पीड़ित ने? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर का ये खानपुर थाना पुलिस बताई जा रही है, जहां पर भोपुर में जाती है, पैसे को लेन देन को लेकर, सिंचाई के पैसे को लेन देन को लेकर मामला बताया जा रहा है, जिस पर ये आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। पुलिस ने 3rd डिग्री दी है थाने में और नील के निशान है, जिसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी गई है जब हड़कंप में आती है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पीड़ित ने वायरल किया है, उसमें खुद देख सकते हैं कि पुलिस के जो 3rd डिग्री के निशान हैं और एसएसपी के कार्यालय में आज पीड़ित पहुंच रहा है और लिखित में उनके खिलाफ शिकायत पत्र देगा जो पुलिसकर्मी हैं। अब देखना होगा कि जांच के उपरांत, हालांकि अभी पुलिस के पास में कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है, तब भी पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है और जांच करने के बाद में जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई करने का दावा करी है, चाहे पुलिस हो चाहे दबंग लोग हों। अब देखना होगा जांच के उपरांत ही मालूम हो पाएगा कि कौन कौन इस पुलिसकर्मी इसमें दोषी थे, 3rd डिग्री किस विषय पर दी गई थी। हालांकि मामला पैसे को लेन देन को लेकर था, तो इतना तूल क्यों पकड़ा गया। अब देखना होगा कि पुलिस के अधिकारिक में जब वीडियो वायरल होगा अब देखना होगा कि इस तरीके की तानाशाही पुलिस की आखिरकार कब रुकेगी और इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अब तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज सभी जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन मानव का सबसे बड़ा धर्म जीव रक्षा है। वही जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्म यानी अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है और इस मूल मंत्र को जैन समाज की एक संस्था ने चरितार्थ किया है। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वीडियो बागपत के अमीनगर सराय कस्बे में स्थित एक बकराशाला का है। वीडियो में दिख रहे बकरों की जान बकरीद के त्योहार पर कुर्बान हो गई होती, लेकिन शुक्रिया जैन समाज की जीव दया संस्थान की, जिनके प्रयास से आज ये बकरे सही सलामत दिख रहे हैं। जीवों पर दया करो के सिद्धांत पर जैन समाज की जीव दया संस्थान ने बकरीद के मौके पर बाजार में बिक्री के लिए आए 250 बकरे खरीद लिए और उन्हें बकराशाला में संरक्षित कर दिया है। ये संस्थान हर साल बकरीद पर कुर्बानी के लिए आए जानवरों को खरीद कर उनकी जिंदगी की रक्षा करती है। इसके लिए उन्होंने बकराशाला की स्थापना कराई है। इस समय बकराशाला में 450 बकरे मौजूद हैं। 5000 वर्ग फीट की इस बकराशाला में बकरों को रहने से लेकर उनके खाने पीने और चिकित्सकों का इंतजाम है। बकराशाला में साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। दावा है कि ये उत्तर भारत की पहली बकराशाला है
दरअसल बेजुबान जानवरों की बचाने की ये संस्था आज की नहीं है, ये संस्था 7 साल पुरानी है। जैन समाज के लोगों ने जीव दया संस्थान की स्थापना 2016 में की। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य बेजुबान जीवों की रक्षा करना है। खास तौर पर बकरीद पर कुर्बानी दिए जाने वाले बकरों को बचाना है। जैन समाज के लोग भगवान महावीर स्वामी के संदेश जियो और जीने दो का पालन करते हैं। फिलहाल 250 बकरे की जान बचाने के लिए जीव दया संस्थान के कदम की चारों ओर सराहना हो रही है। न्यूज़ वन इंडिया भी जीव दया संस्थान के इस प्रयास का स्वागत करता है। बागपत से विकास शर्मा की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।